मोनेरा के अपन ने 4 मेंबर पढ़े, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको एक्टिनोमाइसीट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। ये भी यू बैक्टीरिया हैं, बट इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, इस तरह की बॉडी। फिलामेंटस बैक्टीरिया भी इनको कहते हैं। और इन बैक्टीरिया की बॉडी में क्योंकि फिलामेंट्स हैं, इसीलिए इनका नाम है फिलामेंटस बैक्टीरिया। और इन्हीं का एक और नाम है माइकोबैक्टीरिया। ध्यान देना, इनकी सेल वॉल में एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड इनकी सेल वॉल में है, फिलामेंटस बॉडी इनकी है, एंड इन बैक्टीरिया का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। दे आर यूजफुल फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। आपने स्ट्रेप्टोमाइसिस का नाम सुना। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से अपन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनना पढ़ा है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस इसी ग्रुप का मेंबर है। माइकोबैक्टीरिया है। एक और एग्जांपल नोकार्डिया। बैक्टीरिया में लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है बेगिएटोवा। नोकार्डिया, बेगिएटोवा, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारे इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिस से आपको अच्छी तरह से याद आ गया कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और ऐसे ही एक और मेंबर आप मोनेरा का पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में आएगा रिकेट्शिया एंड क्लेमाइडिया। ध्यान देना, वेरी स्मॉल यू बैक्टीरिया, दे आर नथिंग, दे आर ओनली वेरी स्मॉल यू बैक्टीरिया। हुआ क्या कि साइंटिस्ट हुए रिकेट्स, एक और साइंटिस्ट क्लेमाइड, इन्होंने बहुत छोटे पैरासिटिक बैक्टीरिया देखे ह्यूमन बॉडी में। तो उन्होंने सोचा कि ये इतने छोटे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से उनका नाम दे दिया। रिकेट्स ने नाम रख दिया रिकेट्शिया, ऐसे ही नाम एक और रखा गया क्लेमाइडिया। नाउअडेज इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एक्टिनोमाइसीट्स, रिकेट्शिया, क्लेमाइडिया, ये सब कुल मिलाकर के मोनेरा के ही मेंबर हैं, यू बैक्टीरिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराया। एक्टिनोमाइसीट के बारे में एक क्वेश्चंस और आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा इनकी बॉडी में ये बने हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट्स को हाइफा भी कहते हैं। ये देखिए फिलामेंट है, और फिलामेंट का दूसरा एक और नाम है हाइफा। हाइफा सिंगुलर में कहते हैं और हाइफे प्लूरल में नाम है। तो फिलामेंट्स या हाइफे इतने ज़्यादा होते हैं कि आपस में एक दूसरे से उलझकर या एक दूसरे में फ्यूज करके इस तरह का नेटवर्क लाइक बॉडी बना देते हैं। और फिलामेंट्स या हाइफे मिलकर के जो नेटवर्क बनाते हैं, नेट जैसा बना है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। आप माइसीलियम को डिटेल में फंजाई में पढ़ेंगे। माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफे। आई एम रिपीटिंग, एक फिलामेंट हाइफा, प्लूरल में हाइफे, मिलकर के बन गया नेटवर्क, और उस नेटवर्क को नाम दिया माइसीलियम। डोंट फॉरगेट, माइसीलियम फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, बट ये एक्टिनोमाइसीट्स में भी देखने को मिलता है, और इसी वजह से इनको फंगल बैक्टीरिया भी कहते हैं, माइसीलियल बैक्टीरिया भी कहते हैं। याद रखना, फंगल बैक्टीरिया मोनेरा हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई नहीं है। इनमें बॉडी माइसीलियम बना है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज माइसीलियल बैक्टीरिया, बट ये हैं प्रोकैरियोट्स, दे आर नॉट फंजाई। तो कुल मिलाकर के कंक्लूसिवली आई एम रिपीटिंग, एक्टिनोमाइसीट्स, रिकेट्शिया, क्लेमाइडिया, दे आर अगेन the members of Monera or prokaryotes, means they are eubacteria.
अब आता है अपने पास नेक्स्ट किंगडम मोनेरा के बाद, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब जानते हैं प्रोटिस्टा का एक नाम और है प्रोटोक्टिस्टा। और 5 किंगडम सिस्टम में अपन ने पढ़ा, इट इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल के बने हुए यूकैरियोट्स। ध्यान देना, अभी तक अपन मोनेरा में पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स और अब आ गया है यूकैरियोट। बट यूकैरियोट का फर्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा and its members are made of single cell only. That's why we call them unicellular eukaryotes. This kingdom has characters of plants, animal and fungi. You know 5 kingdoms are there. इस kingdom के members में प्लांट्स, एनिमल और फंजाई सब के करेक्टर देखने को मिलते हैं। देखेंगे अभी अपन, पढ़ेंगे डिटेल में। आप तीनों के करेक्टर हैं तो एक बात कह सकते हैं कि इस किंगडम की बाउंड्री लाइन क्लियर कट नहीं है। ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन, द प्रोटिस्टा किंगडम डजंट हैव क्लियर कट बाउंड्री लाइन। अगर क्लियर कट बाउंड्री लाइन अगर इसकी है तो सिर्फ एक ही बात में है कि ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट का किंगडम। अदरवाइज इसके मेंबर्स में प्लांट्स, एनिमल और फंजाई सबके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि लिखा है कि इसकी बाउंड्री लाइन क्लियर कट नहीं है। ध्यान देना, एक बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि एक सिंगल सेल का यूकैरियोटिक मेंबर है एंड इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। उसमें सेल वॉल भी है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एक साइंटिस्ट आता है, उसको देखता है और देख करके बोल देता है इट्स ए प्लांट। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सेल वॉल है, तो उसको देख करके उसने बोल दिया प्लांट, गलत नहीं है। थोड़ी देर में दूसरा साइंटिस्ट आता है, उस सेम ऑर्गेनिज्म को देख करके बोलता है इट्स ए प्रोटिस्टा। सेकंड साइंटिस्ट भी गलत नहीं है। मींस सेम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्रोटिस्टा है और उसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्लांट है। गलती दोनों की नहीं है, बस एक फॉलोअर है आर.एच. विटेकर का, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को देख करके कह रहा है प्रोटिस्टा, और दूसरा आर.एच. विटेकर को फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसकी नेचर को देख करके कि सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो देख करके उसने प्लांट्स बोल दिया। यानी देखा आपने, सेम ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। इट प्रूव्स दैट मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम है प्रोटिस्टा। ध्यान देना, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम। आप शायद समझ रहे होंगे इस वर्ड का मीनिंग। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर देखने को मिलेगी तो इसी किंगडम में, क्योंकि इस किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के भी, एनिमल के भी और फंजाई के भी। देन मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, मीन्स पानी में मिलते हैं। तीनों तरह का पानी, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर तो बिल्कुल खारा नहीं होता और उसको तो अपन पी भी सकते हैं। ब्रेकिश वाटर सॉल्टी वाटर होता है बट लेस सॉल्टी, और जो बहुत ज़्यादा खारा होता है उसको बोलते हैं सॉल्टी वाटर। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में, लेस सॉल्टी को ब्रेकिश, कम खारा पानी, और ये बिल्कुल खारा जिसको अपन टेस्ट भी इवन नहीं कर सकते। और ज़्यादातर मेंबर पानी में ही होते हैं, इसलिए लिखा है प्राइमरीली एक्वेटिक। अब देखिए, कुछ मेंबर में सेल वॉल होती है, कुछ मेंबर में सेल वॉल नहीं होती है। लो, सेल वॉल का होना प्लांट्स का करेक्टर हो गया, नहीं होना एनिमल का करेक्टर हो गया। और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लेजेलेट्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। एंड सिमिलरली यू कैन सी सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआ। कुल मिला के आपने देखिए 5 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर देयर, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआ। इनमें से इन 3 में सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल का करेक्टर हो गया। इन 2 में सेल वॉल होती है, ये प्लांट का करेक्टर हो गया। देखा आपने, प्लांट से भी रिजेम्बलेंस दिखा रहे हैं और एनिमल से भी। देन अगर सेल वॉल होती है तो इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, याद रखना है। जिनमें भी सेल वॉल होती है इट इज सेल्यूलोजिक सेल वॉल। देन न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसी किंगडम में है।
आप याद करिए, मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ एंड मिक्सोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस मेनली इनमें होगा। याद रखना, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, बट फोटोसिंथेसिस ही यहां पर होता है। याद करिए, कीमोसिंथेसिस वाज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस इनमें होता है कुछ मेंबर में। और याद करिए, फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम था होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया प्लांट वाला कैरेक्टर। देन हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में ध्यान देना, होलोजोइक भी होता है और एब्जॉर्प्टिव भी होता है। आप जानते हैं, होलोजोइक पहले इनटेक करते हैं, बाद में डाइजेशन करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ के मेंबर्स, कुछ स्लाइमोल्ड्स भी ऐसा करते हैं, पहले खाते हैं और फिर पचाते हैं। तो क्या हो गया? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होगा, पहले फूड का डाइजेशन होगा फिर इनटेक होगा। इसका मतलब ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का ही दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आपको पता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है इंजेशन। यानी यहां पर होलोजोइक भी है प्रोटोजोआ में, एंड इन ए वेरी फ्यू मेंबर्स ऑफ स्लाइमोल्ड्स आल्सो, एंड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी होता है स्लाइमोल्ड्स में। स्लाइमोल्ड्स ज्यादातर होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। कुछ मेंबर, मैंने कहा, होलोजोइक भी न्यूट्रिशन करते हैं, बट मोस्टली द मेंबर्स आर शोइंग एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, मीन्स दे आर शोइंग ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये कैरेक्टर एक तरह से फंजाई वाला हो गया। आपने देखा, ऑटोट्रॉफ होना प्लांट्स का कैरेक्टर, होलोजोइक होना एनिमल का कैरेक्टर, और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करना फंजाई का कैरेक्टर। प्रूव हो गया कि मेंबर्स आर हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, कैरेक्टर्स ऑफ प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम एंड फंजाई किंगडम। एक और लिखा मैंने, देखिए, मिक्सोट्रॉफ। अपन ने पढ़ा मिक्सोट्रॉफ को, यूग्लिना लाइक मेंबर्स, यूग्लिनोइड्स उनके ग्रुप का नाम है। ग्रुप का नाम है यूग्लिनोइड्स। याद करिए, यूग्लिना में हायर प्लांट के जैसे पिगमेंट होते हैं। लाइट जब मिलती है, अपना खाना खुद बनाते हैं। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन दे एग्जिबिट, एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं है तो क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स को पानी में से एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। यानी पहले खाया फिर पचाया। यानी पहले तो आपने देखा होलोफाइटिक, सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, जब लाइट नहीं है तब होलोजोइक न्यूट्रिशन। टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए उसको कहा गया मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये प्रूव हो गया कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी अकर्स इन प्रोटिस्टा। याद रखना, अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं हो तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा मोनेरा। इससे कम होती है मोनेरा में। और देखिए, मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, और पानी में ये या तो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल। इफ दे आर मोटाइल, दे हैव फ्लैजिला और दे हैव सीलिया। जैसे प्रोटोजोआ का एक मेंबर है पैरामीशियम, उसमें सीलिया होती है, और बाकी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनमें फ्लैजिला होती है, अपन पढ़ेंगे। और ध्यान देना, फ्लैजिला हो चाहे सीलिया हो, इनकी वजह से वो मोटिलिटी वाला प्रॉपर्टी रखेंगे। एंड सम अदर्स आर नॉन मोटाइल। पानी में है, फ्लैजिला सीलिया नहीं है, तो उनको कहा नॉन मोटाइल। इवन देन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर, इवन देन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला और सीलिया, दे कैन फ्लोट इन वाटर। पानी में फ्लोट कर सकते हैं, और फ्लोट करने के लिए या तो होंगे उनमें लो मॉलिक्यूलर वेट फैट सब्सटेंसेज या फिर वैक्यूल्स। आई एम रिपीटिंग, पानी में एक तो स्विमिंग मूवमेंट होती है, एक फ्लोटिंग मूवमेंट होती है। ध्यान देना, स्विमिंग मूवमेंट के पीछे जिम्मेदार होती है फ्लैजिला या सीलिया। आप जानते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होती तो कहते हैं, सीलिया नंबर में ज़्यादा होती तो कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जनरली द वर्ड सीलिया इज यूज्ड इन यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। ध्यान रखना, फ्लैजिला वन मेनी हो सकती है, और फ्लैजिला वर्ड ही एप्लीकेबल है प्रोकैरियोट्स के लिए। सीलिया वर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन यूकैरियोट्स। देन
सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस भी आपको पता है, फ्लैजिला जब नंबर में ज़्यादा होती तो उनको कहते हैं सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला की वजह से मोटाइल होंगे, स्विमिंग मूवमेंट करेंगे, और बिना फ्लैजिला सीलिया के जो होने वाली पानी में फ्लोटिंग मूवमेंट है वो एक पैसिव मूवमेंट होती है, और उसके पीछे जिम्मेदार होती है या तो सेल्स के अंदर प्रेजेंट एयर बबल्स, गैस वैक्यूल्स, या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट फैट सब्सटेंसेस। आप जानते हैं जो फैट सब्सटेंसेज हैं उनका डेंसिटी पानी से कम, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी अगर कम है तो अगर उनका अमाउंट सेल में ज़्यादा होगा तो सेल पानी में डूबेगी नहीं, सेल पानी में फ्लोट करेगी। तो आपने देखा ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोटिस्टा के मेंबर्स में है। और अब आता है प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन। मतलब अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन में देखा कि प्रोटिस्टा किस तरह के मेंबर्स हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारा जनरल इंट्रोडक्शन में आ गया। नाउ हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा की बात करें तो देखिए आप, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे एग्जिबिट, बट बिकॉज पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इस किंगडम में। याद करिए मोनेरा में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रोटिस्टा, पहली बार यहीं पर आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि पहली बार आया तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कहा मैंने कि नहीं होता, होता है, बट मोस्ट कॉमनली इनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वही होगा कौन सा, एसेक्सुअल। तो देखिए मैंने लिखा both asexual and sexual reproduction they have, but mainly they perform asexual reproduction। बताइए asexual reproduction में गैमीट तो नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फिर भी न्यू मेंबर बन जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेगा, गैमीट्स का यूनियन होगा, गैमेटिक यूनियन, यूनियन यानी फ्यूजन, जिसको सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होगा। देन पहले अपन पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए हेडिंग आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्रोटिस्टा अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड बाय द मेथड बाइनरी फिजन। देखिए ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस, ध्यान देना। अब ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन है, समझ रहे हैं आप, इट्स ए ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोन। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होगा, इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। आप जानते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले देखिए एक न्यूक्लियस से दो हो गए, और इस प्रोसेस को कहा अपन ने कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो भी है ये अंदर इनफोल्ड होती जा रही है, और अल्टीमेटली ये पूरी देखिए ऐसे इनफोल्ड हो जाएगी ये पूरी, और अल्टीमेटली ये अलग और ये अलग। देखिए ये एक अलग सेल बन गई, ये एक अलग सेल बन गई, यानी एक प्रोटिस्टा के मेंबर से दो प्रोटिस्टा बन गए। आपने देखा बाइनरी फिजन, बट ध्यान रखना यहाँ ये है ट्रू न्यूक्लियस। देन एक और मेथड है बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मेनली स्लाइम मोल्ड में होता है। स्लाइम मोल्ड को पढ़ना अपने सिलेबस में है और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उनका स्पोर फॉर्मेशन का मेथड अपन समझने जा रहे हैं। तो देखिए ये एक स्लाइम मोल्ड मैंने बनाया है, ध्यान देना। स्लाइम मोल्ड में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा है कि स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती। देखिए स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्टिकी लेयर होती है जिसका नाम है स्लाइम लेयर। याद करिए इस स्लाइम लेयर की वजह से चिपचिपे होंगे, ये स्टिकी होंगे, और इस स्टिकी लेयर की वजह से ये कॉलोनी बना सकते हैं, बट सेल वॉल इनमें नहीं है। याद रखना इनमें स्लाइम मोल्ड्स में फंजाई वाला कैरेक्टर है, इसीलिए इनको कहा गया फॉल्स फंजाई। ट्रू फंजाई में सेल वॉल होती है और स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं है, बट दे आर शोइंग एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, दैट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फंजाई, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फॉल्स फंजाई। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन को अपन देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये स्लाइम लेयर है। व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, आप जानते ही हैं
बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है जनरली फेवरेबल कंडीशन में, और स्पोर फॉर्मेशन जनरली होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्लाइम मोल्ड का मेंबर है, ये स्पोर बनाने की तैयारी कर रहा है। कैसे तैयारी करता है देखिए, ये सेल एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकालती है और ये आउटग्रोथ ऊपर से स्वेल कर जाती है। ये देखिए, ये आउटग्रोथ बड़ी हो गई और इसमें स्वेलिंग बन गई और यहाँ से न्यूक्लियस ट्रांसफर होके स्वेलिंग में चला गया। वापस देखिए, सिंपल सी सेल है, सेल वॉल नहीं है, इसने आउटग्रोथ बनाई, आउटग्रोथ के ऊपर स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग वाले एरिया में पहुंच गया न्यूक्लियस, और यहां आकर के ये न्यूक्लियस करता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए एफएनडी लिखा मैंने शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ध्यान देना, ऐसा डिवीजन इन विच ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स, साइटोकाइनेसिस डजंट, मीन्स केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से 4, 6, 8, बहुत सारे बन गए। ऐसा जिसमें केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो, सेल का डिवीजन नहीं हो, उसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे भी बहुत काम आएगा, एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए। ये सिंगल न्यूक्लियस है, इसने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो 1 से 2 बने, 2 से 4, 8, 16, मेनी, खूब सारे बन गए। मैंने देखो बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर बना दिए, और ये न्यूक्लियस एक से बहुत सारे न्यूक्लियाई बने हैं, प्लूरल में न्यूक्लियाई। तो ऐसा होना जिसमें ओनली कैरियोकाइनेसिस इज देयर, इट इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, द प्रोसेस इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट, अब क्या होगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच न्यूक्लियस, इसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। ध्यान देना, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन वर्ड 12th एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो अभी मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं। कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच न्यूक्लियस इज नोन एज कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये देखिए, हर एक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, इस प्रोसेस को अपन ने कहा कंपार्टमेंटलाइजेशन। और एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स बन गई। Within the mother cell many cells have been formed, और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। नाउ देखिए, क्योंकि सारा काम हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ध्यान देना, अनफेवरेबल कंडीशन है तो बचना भी जरूरी है। सबसे पहली जरूरत है रिप्रोडक्शन से भी पहली जरूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना। तो बचाने के लिए क्या करते हैं, हर सेल मेम्ब्रेन अपने बाहर थिक सेल वॉल बना लेती है। देखिए, एवरी सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग थिक सेल वॉल अराउंड इट, बाहर बना रही है थिक वॉल। देखिए थिक वॉल बन गई, और एक मदर सेल में बहुत सारे ये सेल्स बन गए। एवरी सेल इज हैविंग ट्रू थिक वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो देखिए, इस मदर सेल ने बनाए ये स्पोर्स, इन थिक वॉल्ड सेल्स को नाम दिया गया है स्पोर। ध्यान देना, एवरी थिक वॉल्ड सेल इज नाउ नोन एज स्पोर। और ये मदर सेल तो देखिए, मदर सेल तो टूट जाती है और इससे रिलीज हो जाते हैं स्पोर्स। ध्यान देना, स्पोर बनाने वाली इस मदर सेल का एक और नाम है स्पोरेंजियम। स्पोर जिसके अंदर बना है उसका नाम है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम है फ्रूटिंग बॉडी। आप समझिए, आपने सबने फल तो खाया ही होगा, जैसे ये फ्रूट है आपके पास, सपोज दिस इज फ्रूट। पपीता खाया सबने, यस, पपीता है और इसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। तो पपीता तो अपन खा जाते हैं, या कोई भी फ्रूट है उसको अपन खा जाते हैं, उसके अंदर सीड होते हैं, सीड को अपन या तो फेंक देते हैं। तो क्या होता है, हर सीड से बन जाता है न्यू प्लांट। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। देखिए, ये पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को नाम दिया है स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर बने हैं, हर स्पोर से बनेगा न्यू स्लाइम मोल्ड। एवरी स्पोर विल फॉर्म ए न्यू स्लाइम मोल्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रूट के अंदर सीड बने और सीड से बन गया न्यू प्लांट। लेकिन ध्यान रखना, यहां आप पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, फ्रूट एंड सीड बनते हैं एंजियोस्पर्म में, कंफ्यूज मत होना। फ्रूटिंग बॉडी नाम दिया है, फ्रूट नहीं का। ऐसा मत कहना कि यहां फ्रूट बन गया, फ्रूटिंग बॉडी का है।
तो ये स्पोरेंजियम जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर बने हैं, स्पोरेंजियम जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने हैं, तो ये स्पोरेंजियम जब बस्ट होती है, टूटती है, तो स्पोर बाहर निकल आते हैं। हर स्पोर के चारों तरफ ट्रू वॉल है, थिक वॉल है। इट कैन परफॉर्म पेरिनेशन। अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का भी काम ये कर सकता है। क्यों कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का काम? क्योंकि इसके चारों तरफ ट्रू थिक सेल वॉल है, और यही नहीं, पेरिनेशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन से बचना और इनएक्टिव पड़े रहना। याद करिए, पेरिनेशन कई बार पढ़ चुके हैं अपन। और यही नहीं, पेरिनेशन ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। जहां रिलीज हुए वहां से किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे हवा में उड़कर, क्योंकि ये थिक सेल वॉल वाले हैं, प्रोटेक्टेड स्पोर हैं, और इनको कहेंगे दे आर द मेथड्स ऑफ पेरिनेशन ऑल्सो। अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का मेथड भी ये है। देन देखिए, ये स्पोर बाहर आ गया, नीचे गिर गया। एनसीईआरटी राइट्स इट कैन परसिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं, और एक से दूसरी जगह पर इनका डिस्पर्जल भी हो जाएगा, हवा में उड़ जाएंगे। और जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी, 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो क्या होगा, इनकी थिक सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी, और एक स्पोर से बन जाएगा एक स्लाइम मोल्ड। आपने देखा, एक मदर सेल में मेनी स्पोर बने, हर स्पोर से एक नया स्लाइम मोल्ड बना, और जब नया स्लाइम मोल्ड बना तो देखा आपने इंपॉर्टेंट इवेंट, दे डोंट हैव सेल वॉल। यानी व्हेन दे आर फॉर्मिंग स्पोरेंजियम और स्पोर, एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस सेल वॉल, अदरवाइज दे डोंट हैव सेल वॉल। आपने देखा कि ये वेजिटेटिव स्टेज है। वेजिटेटिव स्टेज यानी वो स्टेज जिस समय रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, उसको कहते हैं वेजिटेटिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज में इनमें सेल वॉल नहीं है। बट व्हेन दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स मींस रिप्रोडक्टिव स्टेज, देखिए स्पोर जब बना, रिप्रोडक्टिव स्टेज बना, तो उनमें ट्रू वॉल बन गई, सेरोलॉजिक वॉल। और अपन कह सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स, बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल, दैट्स व्हाई दे आर नेकेड फंजाई। बट when they are naked, when they are not forming spores, or we can say they are naked when they are not reproducing। वेजिटेटिव स्टेज में नेकेड हैं, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में, स्पोर फॉर्मेशन करने वाली स्टेज में इनमें बन गया है सेल वॉल। तो आपने देखा, एक स्पोर से एक नया स्लाइम मोल्ड। तो ये आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। इट इज मोस्ट कॉमन इन स्लाइम मोल्ड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। यू नो, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से किंगडम में हो रहा है? प्रोटिस्टा में। मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। तो मैंने बताया रेयर होगा, लेकिन होगा जरूर। और आपको ये भी पता है कि प्रोटिस्टा की बॉडी तो सिंगल सेल की बनी है। तो ये सिंगल सेल एडल्ट प्रोटिस्टा है, सबसे पहले गेमीट बनाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट बनते हैं, और गेमीट्स का फ्यूजन होगा, जिसको लिखा है गेमेटिक यूनियन, और उसके बाद बनेगा जाइगोट, फिर बनेगा न्यू मेंबर। ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए कैसे गेमीट्स बनते हैं। देखिए, ये एडल्ट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसने देखो 1 से 2 4 8 मेनी न्यूक्लियाई बना दिए। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, न्यूक्लियस ने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके मेनी न्यूक्लियाई बनाए। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, और याद करिए उसको अपन ने कहा था कंपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन भूलना नहीं, अब स्पोर नहीं बनेंगे, अब गेमीट बनेंगे। थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ही मेथड पढ़ा स्पोर बनने के टाइम पर, और स्पोरेंजियम में वो हुआ। लेकिन अब ये काम हो रहा है इस मदर सेल में, और क्योंकि ये मदर सेल बनाएगी गेमीट, तो इस मदर सेल को कह सकते हैं गेमिटेंजियम। स्पोर बनाने वाली को स्पोरेंजियम कहा, गेमीट बनाने वाली को कहेंगे गेमिटेंजियम। ये देखिए, ये मदर सेल टूट गई और इससे ये रिलीज हो गए, और कुछ मेंबर में मोटाइल गेमीट रिलीज होते हैं, कुछ मेंबर में नॉन मोटाइल गेमीट
ध्यान देना, कुछ प्रोटिस्टा मोटाइल गैमीट बनाते हैं तो उनमें फ्लैजिला होंगे, और कुछ जो नॉन मोटाइल गैमीट बनाते हैं तो उनमें फ्लैजिला नहीं होंगे। बट एज वी नो मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, तो फ्लैजिला और सीलिया वाले तो करेंगे स्विमिंग मूवमेंट, और विदाउट फ्लैजिला सीलिया हैं तो भी मूवमेंट करेंगे, बट वो मूवमेंट होगी फ्लोटिंग मूवमेंट। याद रखना, ये एक्टिव मूवमेंट है फ्लैजिला सीलिया के रोल से, इसको कहते हैं स्विमिंग, और ये पैसिव मूवमेंट है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग। देन गैमीट बन गए, गैमीट बन करके बाहर रिलीज हो गए, पानी में चले गए, बाहर जाकर के कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन होगा, बड़ा रैंडम प्रोसेस होगा। बाहर मदर बॉडी से बाहर जाके कहीं फर्टिलाइजेशन होना कहलाता है एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन। मदर सेल से या मदर बॉडी से बाहर कहीं जाकर के फर्टिलाइजेशन होना कहलाता है एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन, और मदर सेल के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो तो फिर उसको कहते हैं इन सिटू फर्टिलाइजेशन। यहाँ दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो देखते हैं अपन, गैमीट बन चुके हैं, अब ये गैमीट करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को याद करिए सिनगेमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगेमी, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो गैमीट्स का फ्यूज होना। एक सेल दूसरी सेल आपस में फ्यूज हो जाएगी, पूरी पूरी फ्यूज होकर के एक ही प्रोडक्ट बना देगी, ऐसा प्रोसेस कहलाता है सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर सिनगेमी तीन तरीके की देखने को मिलेगी। पहला मेथड देखिए, मैंने लिखा आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी, एंड द थर्ड इज ऊगेमी। आइसोगेमी और एनाइसोगेमी दोनों में ही होता है एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन, बट ऊगेमी इन तीनों में से मोस्ट एडवांस्ड मेथड होता है जिसमें इन सिटू फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वही फर्टिलाइजेशन होगा जहां गैमीट बना है। तो देखते हैं अपन एक एक करके। पहला आइसोगेमी, देखिए ये मदर सेल में से जो भी कोई है गैमीट रिलीज हो गए, ये गैमीट देखिए आप, दोनों गैमीट मोटाइल हैं, यहाँ दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हैं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली 100% सेम, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कोई मेल नहीं कोई फीमेल नहीं। ध्यान देना, अगर दोनों गैमीट आइडेंटिकल हैं, या तो दोनों ही मोटाइल या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल, आइडेंटिकल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन, और वो भी बाहर जाकर के मदर प्लांट से, मदर बॉडी से दूर जाकर के फर्टिलाइजेशन, ये कहलाएगा आइसोगेमी। ध्यान देना, आइसोगेमी सबसे सिंपलेस्ट मेथड सिनगेमी का है, और इस सिंपलेस्ट मेथड में दोनों गैमीट बाहर रिलीज हो गए हैं, और इवन इन गैमीट्स को अपन मेल फीमेल भी नहीं कह पा रहे, इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि लुकिंग वाइज बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बिल्कुल सेम है। और अगर एक गैमीट छोटा और दूसरा गैमीट बड़ा तो अपन डिफरेंस कर सकते हैं, और छोटे वाले को मेल, बड़े वाले को फीमेल, ये प्रोसेस कहलाएगा एनाइसोगेमी। एक बार फिर वही, दोनों गैमीट बने अलग अलग, मेल गैमीट फीमेल गैमीट कह रहे हैं, और या तो दोनों मोटाइल हैं या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, इसका इससे फ्यूज होना, इसका इससे फ्यूज होना कहलाएगा एनाइसोगेमी। मीन्स यहाँ पर गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं और एनाटॉमिकली भी डिफरेंट है, यानी दिखने में अलग तरह के गैमीट्स हैं यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों या तो मोटाइल हैं या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। यहाँ गैमीट्स में मॉर्फोलॉजी चेंज है, और यही वजह कि इस फर्टिलाइजेशन को कहा गया एनाइसोगेमी। बट याद रखना, आइसोगेमी की तरह से एनाइसोगेमी में भी दोनों गैमीट्स बाहर निकल आते हैं, मदर सेल से दूर जाके कहीं फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो आइसोगेमी भी एक्सिटिव फर्टिलाइजेशन है और एनाइसोगेमी भी एक्सिटिव फर्टिलाइजेशन है, बट द डिफरेंस इज देयर। आइसोगेमी में गैमीट बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल दोनों एक जैसे होंगे, और एनाइसोगेमी में गैमीट एक छोटा और एक बड़ा, और अपने आप तय हो गया कि बड़ा कंपैरेटिवली लेस एक्टिव होता है और जो स्मॉल गैमीट होता है वो कंपैरेटिवली मोर एक्टिव होता है। मीन्स वी कैन से एक्टिविटी में भी डिफरेंस है। और
देखिए एक बीच में यहाँ पर प्रोसेस और आता है आगे बढ़ने से पहले, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। आप ध्यान दीजिए, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी को मैंने आइसोगेमी के अंदर में लिखा है। क्या होता है, कभी कभी दोनों गैमेट बिल्कुल एक जैसे हैं, या तो दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल, बट इनमें से एक थोड़ा कम एक्टिव होता है, दूसरा ज्यादा एक्टिव होता है। ध्यान देना, मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली द गैमेट्स आर आइडेंटिकल बट they have difference in their physiology, means one is more active and another is less active। ध्यान देना, मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली सेम है तो आइसोगेमी ही कहा, बट अगर उनकी एक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस है, आइडेंटिकल गैमीट की एक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फिर उस प्रोसेस को आइसोगेमी नहीं कह करके कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। एक बार फिर मैं बता देता हूं, बिल्कुल इसी तरह का होगा। और अगर कोई एक्टिविटी में भी डिफरेंस नहीं है, दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल गैमीट का फ्यूजन है और एक्टिविटी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब सेम है, तब तो सिंपल नाम हो गया आइसोगेमी। बट अगर दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है बट एक थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, दूसरा कम एक्टिविटी दिखा रहा है, तो फिर उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। आई एम रिपीटिंग, आइसोगेमी के टाइप में मैंने फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहा है, यानी इन दोनों ही प्रोसेस में गैमीट्स आइडेंटिकल होंगे और यहां तो एक्टिविटी में भी डिफरेंस नहीं होगा, यहां एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया, इस वजह से उसको नाम दे दिया फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। नाउ द मोस्ट एडवांस्ड मेथड इन दीज थ्री, दैट इज oogamie। oogamie में इन सिटू फर्टिलाइजेशन, यहां आपने देखा एक्सी टू और यहां पर हो रहा है इन सिटू। कैसे, ये देखिए मदर सेल है, इस मदर सेल के अंदर बना फीमेल गैमेट, मदर सेल के अंदर बना है फीमेल गैमेट। इट डजंट कम आउटसाइड, बाहर नहीं आता, अंदर ही रहता है। तो फिर बाहर मेल गैमेट आएंगे किसी दूसरी सेल से, माना कि इस सेल से मेल गैमेट रिलीज हो गए, बाहर आ गए, ये यहां आ गए, यानी फीमेल गैमेट तो अपनी मदर सेल से बाहर आता नहीं है, मेल गैमेट तो बाहर आएंगे। भाई मेल भी बाहर नहीं आए, फीमेल भी बाहर नहीं आए, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? किसी न किसी एक को तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। यस, यानी फीमेल गैमेट बंद है, लॉकडाउन है फीमेल मदर सेल में, और मेल गैमेट बाहर आए और मेल गैमेट बाहर आकर के पानी में रिलीज हुए हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंच गए इस मदर सेल तक जिसके अंदर फीमेल गैमेट है। देखिए मदर सेल के अंदर ही फीमेल गैमेट है और इसके ऊपर आ गए ये मेल गैमेट, और बहुत सारे आए हैं और इनमें से किसी एक का हो जाएगा फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन। तो आपने देखा फीमेल गैमेट के रेस्पेक्ट में इस प्रोसेस को अपन कहेंगे इन सिटू फर्टिलाइजेशन। याद रखना, आइसोगेमी एनाइसोगेमी एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन है, बट oogamie है इन सिटू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ फीमेल गैमेट वही है जहाँ बना था। देन तीनों प्रोसेस में एडवांस मेथड भी हो गया, कौन? oogamie। आपने देखा आइसोगेमी, इट्स अनदर नेम इज आइसोगेमस फर्टिलाइजेशन, और एनाइसोगेमी का दूसरा नाम एनाइसोगेमस फर्टिलाइजेशन, और इसको कहेंगे oogamous फर्टिलाइजेशन। कंक्लूजन ये है, आइसोगेमी एनाइसोगेमी दोनों एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन है और oogamie में इन सिटू फर्टिलाइजेशन है। फीमेल गैमेट वहीं रहता है जहां बना है, मेल गैमेट बाहर आते हैं। तो आपने देखा ये फर्टिलाइजेशन सिनगेमी के मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है। नाउ किस पैटर्न में जिंदगी जीते हैं प्रोटिस्टा के मेंबर्स? ध्यान देना, हेडिंग है आपके पास पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। ये आपको मैं दो पैटर्न समझाने जा रहा हूं। पहला पैटर्न है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ध्यान देना, बिकॉज आवर टॉपिक इज प्रोटिस्टा, इसलिए मैं आपको प्रोटिस्टा के रेफरेंस में ये पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज ये पैटर्न हायर प्लांट्स में भी होते हैं, आगे आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी वगैरह में भी इस तरह के डिफरेंट पैटर्न देखेंगे। तो अभी अपन प्रोटिस्टा के रेफरेंस में समझ रहे हैं, बाकी ये आगे भी बहुत काम आएंगे। इसीलिए ये लाइफ साइकिल के पैटर्न देखिए, हैप्लॉन्टिक और ये डिप्लॉन्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बार बार काम आएंगे। तो अच्छे से अपन यहाँ पर अभी समझ लेते हैं और सेम चीजें यही आगे भी अपने यूजफुल होगी। देन देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिया। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कब कहेंगे? जब एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड सेल की बनी होती है। आपको पता है प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो सिंगल सेल का ही बॉडी है, और वह सिंगल सेल एडल्ट अगर हैप्लॉइड है, सिंगल सेल है, एडल्ट है और वो हैप्लॉइड है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक। हाउ इट ऑपरेट्स, देखिए कैसे चलती है ये लाइफ साइकिल। ये रहा एडल्ट सेल, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम की नंबर इसमें हाफ है, एन है, डिप्लॉइड नहीं है, 2n नंबर, दुगनी डबल नंबर को कहते हैं डिप्लॉइड, और हैप्लॉइड यानी हाफ नंबर। तो देखिए एडल्ट सेल ने 2 सेल बनाई है, 1 से 2 सेल बनी, इसका मतलब माइटोसिस हुआ। और फिर दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट, कि ये हैप्लॉइड सेल है, इट कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में ही हो सकता है, ये बात याद करने की है आपके लिए, रट लेना। मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता, मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है। आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा आइडिया दे दूं, 1 सेल से 2 सेल बनती है माइटोसिस में, 1 सेल से 4 सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है मियोसिस में। मियोसिस कैन हैपन ओनली इन डिप्लॉइड सेल, बट माइटोसिस दोनों तरह की सेल में हो सकता है, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ है या जिसमें डबल है, यानी n या 2n, दूसरा वर्ड बोले तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स कैन अंडरगो माइटोसिस, बट मियोसिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय डिप्लॉइड सेल ओनली, यानी जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसी में मियोसिस होता है, और किसी में, और हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, एक सेल में माइटोसिस से 2 सेल बनती है, 2 डॉटर सेल, और एक सेल में मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनती है, यानी मियोसिस से 1 से 4 सेल, माइटोसिस से 1 से 2 सेल। माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती। अगर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ है तो जो डॉटर सेल्स बनेगी वो भी हैप्लॉइड होंगी। डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ है, हैप्लॉइड में तो हो ही नहीं सकता, तो पहली बात तो 1 से 4 सेल बनेगी और चारों में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाएगी। याद रखना, मियोसिस से क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है, माइटोसिस से क्रोमोसोम की नंबर उतनी ही रहती है जितनी मदर सेल में है। हैप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 सेल बनेगी, दोनों होंगी हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ है, 1 सेल से 2 सेल बनेगी, दोनों रहेंगी डिप्लॉइड। याद रखना, मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है और माइटोसिस दोनों में हो जाता है। माइटोसिस हैप्लॉइड में होगा तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2 सेल बनेगी, डिप्लॉइड में होगा तो डिप्लॉइड डिप्लॉइड 2 सेल्स बनेगी, बट मियोसिस 1 से 4 सेल बनाता है और चारों सेल में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है, यानी मदर सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स हो जाएंगी हैप्लॉइड। नाउ देखिए, ये डिटेल में आप आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से, सेल बायो में मियोसिस माइटोसिस को बहुत डिटेल में। अभी जो अपने काम में आता है वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। देखिए एडल्ट सेल है, इसने किया माइटोसिस और माइटोसिस से 2 सेल बनी। बताओ माइटोसिस ही पॉसिबल है क्योंकि हैप्लॉइड है, मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों सेल देखिए प्रोडक्ट, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती तो बोलो सेम है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अब मैंने लिख दिया नाउ दे एक्ट एज गैमीट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, गैमीट कौन होता है? गैमीट इज ए सिंगल हैप्लॉइड सेल कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई एम रिपीटिंग, गैमीट कुछ नहीं, एक सेल होता है, सिंगल सेल। बस इतना सा ध्यान में रखना कि गैमीट क्या है, एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल ही गैमीट हो सकती है अगर ये हैप्लॉइड है तो, और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है तो यही हुआ। देखिए इसने डिवीजन करके 2 सेल बनाई, दोनों सेल हैप्लॉइड है और मैंने इनको लिख दिया गैमीट, मींस ये करेंगे फर्टिलाइजेशन। लो N और N दोनों सेल फ्यूज हो जाएगी, एक का न्यूक्लियस दूसरे में चला जाएगा और जो रेसिपिएंट है वो बन जाएगी जाइगोट। थोड़ा सा मैं आपको फर्टिलाइजेशन का तरीका भी समझा देता हूं। जैसे ये सेल है, एक और सेल है, और ध्यान देना ये मेल गैमीट है और ये है फीमेल गैमीट। ऐसे ही बनाते हैं, मेल गैमीट का सिंबल, ये है फीमेल गैमीट का सिंबल। देखना क्या होता है, इस मेल गैमीट का सब कुछ ट्रांसफर होके चला जाता है फीमेल में, यानी
मेल में कुछ नहीं बचा, मेल का सब कुछ ट्रांसफर होके कहाँ चला गया, फीमेल में। तो इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होकर के एक साथ आ गए। इसमें क्रोमोसोम की नंबर n थी, इसमें भी क्रोमोसोम की नंबर n थी, n और n मिलके बन गया 2n। मैंने आपको थोड़ा फर्टिलाइजेशन का तरीका सेल के लेवल पर बताया कि मेल का सब कुछ ट्रांसफर होकर फीमेल में चला जाता है, तो बताओ मेल तो बचा ही नहीं, मेल तो हो गया डिजेनरेट, और फीमेल जो है पहले गेमीट था अब वो बन गया जाइगोट। यानी कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये मैंने समझाया। हर बार इसी तरह से होगा, मेल अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देगा किसमें, फीमेल में, प्रोडक्ट बनेगा डिप्लॉयड और वो डिप्लॉयड सेल को कहेंगे जाइगोट। तो देखिए इसका सब कुछ माना कि इसमें चला गया, ये बन गया जाइगोट। और ऐसा होना, इसका सब कुछ इसमें ट्रांसफर होना, फ्यूज हो जाना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और सिनगेमी बन गया जाइगोट। कैसा होगा जाइगोट, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? यस इट इज डिप्लॉइड। अब इस जाइगोटिक सेल में क्योंकि डिप्लॉइड है, फर्स्ट डिवीजन इज मियोसिस। देखिए पहला ही डिवीजन कौन सा हो गया, मियोसिस। एंड द मियोसिस विच इज हैपनिंग इन जाइगोट, ऐसा मियोसिस विच इज परफॉर्म्ड बाय जाइगोट, दैट मियोसिस इज नॉन एज जाइगोटिक मियोसिस। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। मियोसिस इन जाइगोट इज नॉन एज जाइगोटिक मियोसिस। बताओ कितनी सेल बनेगी, 1 2 3 4, एंड एवरी सेल विल बी हैप्लॉइड। हर एक सेल होगी हैप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम की नंबर हाफ होती है, हो जाती है मियोसिस में। तो लो आपने देखा जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन ही हो गया मियोसिस, तो जो प्रोडक्ट बनी है वो हैप्लॉइड सेल है। नाउ एवरी हैप्लॉइड सेल कैन एक्ट एज एडल्ट। देखिए ये सेल एडल्ट बन गई, ये भी एडल्ट बन गई, बताइए एडल्ट हैप्लॉइड बन गया वापस। ऐसा लाइफ साइकिल कहलाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अपन ने पढ़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसको कहते हैं जब एडल्ट जो होता है वो हैप्लॉइड का बना है। तो ऐसे लाइफ साइकिल के लिए जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो होगा मियोसिस। कंपैरिजन से और अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो देखिए थोड़ा कंपैरिजन, वैसे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें क्या होगा, एडल्ट बॉडी इज मेड ऑफ डिप्लॉयड सेल। लो देखते हैं, ये प्रोटिस्टा का बॉडी है, एडल्ट है, और इसमें क्रोमोसोम की नंबर है डिप्लॉयड, यानी ये है डिप्लॉयड बॉडी। नाउ दिस डिप्लॉयड सेल अंडरगोस मियोसिस। माइटोसिस भी कर सकती है, माइटोसिस करेगी तो 1 से 2 सेल बनाएगी, वापस वो भी डिप्लॉयड होंगी। बट क्योंकि अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में समझना है, इसलिए मैंने क्या लिखा, दिस सेल अंडरगोज मियोसिस। हाउ मेनी सेल्स, 4 विल बी देयर। ये 4 सेल बनी, एवरी सेल विल बी हैप्लॉइड। पता है आपको मियोसिस से 1 से 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है, और ये चारों सेल्स गैमीट बन गई। माना कि दे आर एक्टिंग एज गैमीट, तो क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन। लो गैमीट की तरह एक्ट कर रही है, गैमीट की तरह, तो फर्टिलाइजेशन होगा इन दो में या इन दो में या इन दो में, एनी 2 सेल्स विल फ्यूज। जैसे 2 करेगी वैसे ही बाकी 2 भी करेगी। जो भी 2 सेल्स हैं गैमीट की तरह बिहेव कर रही तो वो फर्टिलाइजेशन करेगी। और याद रखना यही तरीके आइसो एनाइसोगेमी ऊगेमी में से कोई सा भी होगा, और गैमीट की तरह बिहेव कर रही है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो ये लो 2 सेल्स का फ्यूजन का प्रोडक्ट जाइगोट। जैसे ये 2 कर रही है वैसे ही बाकी दूसरी भी करेगी। बोलो क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट इज नाउ डिप्लॉयड, और ये जाइगोट डायरेक्टली एडल्ट सेल की तरह बिहेव कर सकता है, या फिर ये डिप्लॉयड है, इट कैन अंडरगो माइटोसिस। कितनी सेल बनेगी माइटोसिस होगा तो 2। दोनों कैसी होगी, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती। तो आपने देखा ये जाइगोट मियोसिस नहीं कर रहा। अगर इस जाइगोट में मियोसिस हो जाता तो प्रोडक्ट बनते हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड बनते, और एडल्ट अगर हैप्लॉइड होते तो लाइफ साइकिल को कहना पड़ता हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपने देखा डिफरेंस, यहां जाइगोट में क्या, मियोसिस, यहां जाइगोट में मियोसिस नहीं हो रहा, इट में अंडरगो माइटोसिस, बट माइटोसिस से क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होगी, तो एडल्ट फिर एक बार बनेगा डिप्लॉयड। और जब
एडल्ट हैप्लॉइड होता है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और एडल्ट अगर डिप्लॉइड होता है तो लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आपने देखा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में एक मियोसिस का डिफरेंस आपने समझा। यहां जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, तो बताओ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कब मियोसिस हुआ? यस, एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। मीन्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी मियोसिस तो हो रहा है, होता है मियोसिस, बट कब होता है? नॉट इन जाइगोट, इट अंडरगोज इन द गेमीट मदर सेल। मतलब उस सेल में मियोसिस होता है जिस सेल में गेमीट बनाने की कैपेसिटी है, और वी कैन से उस सेल में मियोसिस, उस समय मियोसिस होता है जब गेमीट बनते हैं। ध्यान देना, आपने पढ़ा जाइगोटिक मियोसिस इज मियोसिस इन जाइगोट, और देखिए गेमेटिक मियोसिस वो मियोसिस जिससे गेमीट बन जाए। ध्यान देना, मियोसिस एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, मियोसिस एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटिक मियोसिस। अक्सर कंफ्यूजन यहां पर होता है कि सर मियोसिस इन जाइगोट इज जाइगोटिक मियोसिस, तो मियोसिस इन गेमीट इज गेमेटिक मियोसिस। नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखना, गेमीट हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। बिल्कुल रिवर्स है, जाइगोट में होने वाला मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस है, बट गेमीट में नंबर 1 तो मियोसिस हो ही नहीं सकता, और गेमीट में गेमीट में मियोसिस हो ही नहीं सकता। हाँ, गेमीट बनाने के लिए जो मियोसिस हुआ, या मियोसिस एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, मियोसिस एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, उसको कहेंगे गेमेटिक मियोसिस। याद रखना, जाइगोट में मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस है, गेमीट में मियोसिस गेमेटिक मियोसिस नहीं है। रादर उल्टा, ऐसा मियोसिस जिससे गेमीट बने वो गेमेटिक मियोसिस है। अब आपने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जाइगोटिक मियोसिस, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर गेमेटिक मियोसिस। अगर ये मियोसिस नहीं हो तो क्या इस तरह की जिंदगी हो सकती है? इसको चेक करते हैं अपन। देखिए, जाइगोटिक मियोसिस हुआ जाइगोट में, अगर ये नहीं होता तो क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती थी? इसको चेक करते हैं अपन। देखिए, जाइगोट में मियोसिस अगर नहीं हुआ तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस नहीं अगर हुआ तो ये डायरेक्टली एडल्ट बनेगा। कैसा एडल्ट होगा? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? माइटोसिस हो गया तो भी डिप्लॉइड, माइटोसिस नहीं हुआ डायरेक्टली एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो भी डिप्लॉइड, और एडल्ट अगर डिप्लॉइड होता तो उस जिंदगी को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी तय हो गया। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए जाइगोट में नेसेसरी है मियोसिस का होना, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तभी हो पाएगी जब मियोसिस इन जाइगोट हो, अदरवाइज ये लाइफ साइकिल नहीं होगी। नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन ने बोला गेमेटिक मियोसिस। चेक करते हैं इसको अपन। बताइए, अगर ये मियोसिस नहीं होता तो ये प्रोडक्ट हैप्लॉइड बनते या डिप्लॉइड? क्योंकि ये 2n है। अगर मियोसिस नहीं होता तो माइटोसिस होता, तो ये 2n बनता, ये 2n बनता, और ये 2n बनते तो ये प्रोडक्ट कौन बनता? 4n, और ये 4n बनता तो एडल्ट कैसा बनता? 4n, और एडल्ट 4n बनता तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती। यानी तय हो गया कि ये मियोसिस होगा तभी ये हैप्लॉइड बनेंगे, गेमीट तभी हैप्लॉइड बनेंगे जब ये मियोसिस होगा, और तभी जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होगा जाइगोट, और तभी जाके एडल्ट बनेगा डिप्लॉइड वाला, यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो 100% प्रूव हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तभी पॉसिबल है व्हेन इट exhibits zygotic meiosis. Diplontic life cycle is possible when it exhibits gametic meiosis. और दोनों तरह की लाइफ साइकिल अलग अलग प्रोटिस्टा के मेंबर में होती है। कुछ मेंबर्स प्रोटिस्टा के हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, एंड सम अदर मेंबर्स शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तय है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो भी शो करते हैं they will be exhibiting zygotic meiosis, and if they are showing diplontic life cycle they will show gametic meiosis.